नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जोजोबा, जो इसका अंग्रेजी भाषा में नाम है। अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो इसे होहोबा कहते हैं। और ये जो खेती है, इसके बारे में हम आज इसी वीडियो में जानेंगे और मिलवाएंगे जो ये खेती कर रखे हैं उनसे, किस प्रकार से खेती कर रखे हैं और किस प्रकार से होती है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें जो है ना, ये एक प्रयोग है जिसमें न पानी की समस्या है न बिजली की समस्या। अच्छा, किसानों को जो है ना बिजली कितना 6 घंटे देते हैं। इस यहाँ आप स्वयं सुबह से शाम तक आपको सौर ऊर्जा मिलती है, तो बिजली पर्याप्त है आपके लिए। और पानी, वर्षा जल संग्रह कर लीजिए, पानी की कोई समस्या नहीं, चाहे कैसा भी डार्क जोन हो, वर्षा तो होती है। और ख़ास बात यह है कि इन समस्याओं का तो समाधान है ही है। किसान आज घाटे में चलता है क्योंकि फसल से उसको इतनी आमदनी नहीं होती कि उसका गुजारा चल सके। खाद्यान्न फसलों से उतना नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बगीचा लगाया और आवश्यकता के अनुसार जो है ना आपने खाद्यान्न उत्पन्न कर लिए, तो खाद्यान्न भी उत्पन्न हो जाते हैं और इससे अच्छी आय हो जाती है, जिससे किसान जो है ना वो बहुत मतलब आत्मनिर्भर हो जाता है और उसको जो है वो इसमें जो है ना घाटा नहीं रहता। हाँ, आपने बताया कि जैसा कि ये तो लगभग एक पीढ़ी चला जाता है। नहीं, ये पीढ़ी जो है ना, ये तो FD की तरह से है। हाँ। आप लगा गए, अगली पीढ़ी इसको जो है ना उपयोग में ले सकती है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कोई रोग वगैरह की शिकायत रोग कुछ नहीं लगता है इसमें। नहीं, जब ये खुद औषधीय पौधा है, हाँ, कोई रोग नहीं लगता। दीमक के लिए जो है ना इसको दवाई देनी पड़ती है। अच्छा, दीमक लगती है? दीमक तो जमीन में हो तो हर पौधे को लग जाती है, वो तो लकड़ी को खाती है, तो जो है ना। नहीं, वो समस्या में आ गया ना। वैसे तो जैसे कि अभी आपने बताया कि इसके वैसे तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दीमक की रहती है। दीमक की तो हर चीज़ के लिए रहेगी आपकी जो है ना। तो सूखी लकड़ी होगी तो खेजड़ी के भी लग जाएगी। अच्छा, तो क्या उपचार करना चाहिए आपके हिसाब से? उपचार इसका यह है कि इन पौधों में, क्योंकि ये खाने के काम में तो आता नहीं है जी, इसमें जो दीमक की दवाई होती है वो दे सकते हैं। अच्छा, क्या ऑर्गेनिक तरीके से दीमक का उपचार हो सकता है? ऑर्गेनिक तरीके से भी हो सकता है। किस प्रकार से करें? ऑर्गेनिक तरीके से ये है कि जैसे दीमक को पसंद वो लकड़ियाँ होती है जिसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जो सफ़ेदा होता है ना, यूकेलिप्टस, उसमें सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। उस पर वो सेल्यूलोज की लकड़ियाँ आप जगह जगह काट दीजिए, पूरी दीमक इनको छोड़कर उस पर आ जाएगी। अच्छा, वो भी है। इसके अलावा जो है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ एक गौमूत्र में आप 20 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, उसमें 2-1 किलो ये नीम के पत्ते पीस कर डाल दीजिए। अच्छा, तो जितने भी कड़वे पत्ते हैं। हाँ, आंकड़े के पत्ते 2 किलो पीस कर डाल दीजिए, 2 किलो खीपड़ी के पत्ते पीस कर डाल दीजिए, 2 किलो धतूरे के डाल दीजिए। और ऐसे पत्ते जो गाय नहीं खाती है, जैसे करंज वगैरह के, ये पत्ते डालकर उसको जो है ना उबाल लीजिए। गौमूत्र को 2-3 घंटे उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए और फिर उसको पानी में मिलाकर दे दीजिए। वो कीटनाशक का काम करेगा। वो कीटनाशक का ये दीमक वगैरह को मार देगा। अच्छा, तो वो जैविक तरीका भी है। तो इस तरह से जो है ना किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, समस्याओं का समाधान भी यहाँ है। किसान समृद्ध हो सकता है, वो भी समाधान यहाँ है। और एक ऐसा नवाचार, एक ऐसा मॉडल है जहाँ किसान जो है ना भूखा नहीं रह सकता, एक अच्छी कमाई कर सकता है। और वो भी ऐसी जगह जहाँ बालू रेत है, कुछ पैदा नहीं होता हो, जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ बिजली की समस्या है। तो ये एक मॉडल है आत्मनिर्भर खेत का। अच्छा, जहाँ बाहर से कुछ नहीं आता और अच्छी आमदनी होती है। हाँ, इसके लिए किसान को जागरूक होना भी जरूरी है। जागरूक होना जरूरी है और चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ, ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो ये जो है ना, और मैंने बताया जैसे 2000 पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, हवा बिल्कुल शुद्ध है। आज शहरों की समस्या ये है कि वहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। जी नहीं। और यहाँ 2000 पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है यहाँ अगर रहता है तो जो है ना उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। जी। तो वैसे प्रदूषण यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो है ना ये
पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि इतने सारे पेड़ पौधे जहाँ है वहाँ अगर धूप बहुत तेज पड़ती है तो धरती का तापक्रम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता, वातावरण का तापक्रम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। हाँ, वो समानुकूल बना देता है। हाँ, तो ये भी फायदा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, समस्याओं का समाधान भी है, यानी पानी बिजली की जो समस्या है उसका समाधान भी है, और अच्छी आमदनी भी है। यानी आत्मनिर्भर खेत का पर्यावरण की दृष्टि से एक ये मॉडल है फार्म का, जहाँ खेत का पानी खेत में ग्रीन एनर्जी से और जैविक विधि से सब कुछ होता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएंगे कि मतलब क्या इसकी मांग रहती है क्या साल भर भी? जैसे कि आपने बोला मार्केट का, आपने बताया कि मार्केट आपको जयपुर दिल्ली सेल कर देते हो आप इसको, या क्या इसकी डिमांड है? डिमांड है इसकी, और अच्छी डिमांड है। अच्छा, लेकिन साल में एक ही बार होता है, इसलिए जो है एक ही बार बेच सकते हैं। हाँ, सही बात। नहीं मतलब अगर कोई किसान करना चाहिए, अगर डिमांड काम यूज़ तो बहुत है इसके, लेकिन अगर काम में नहीं हो तो वो समस्या हो सकती है। अगर इसकी डिमांड हो तो किसान करना चाहिए। मैंने बताया ना, डिमांड बहुत है। जब डिमांड है तभी तो 400 से 500 रुपये भाव रहता है। हाँ, अगर डिमांड नहीं होगी तो कोई जो है ना मुफ्त में भी नहीं देगा। एक ये भी तो हो सकता है कि कम है तभी ज़्यादा है रेट, अगर ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाए रेट। वो तो है, डिमांड एंड सप्लाई का तो नियम हर जगह चलता है। हाँ, अगर मान लो सप्लाई, वैसे इसकी जो है ना डिमांड तो रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना इसकी खेती अभी होती नहीं। अच्छा, बीच में मल्चिंग कर रखी है, ये इसलिए कर रखी है ताकि पानी जो है ना बहकर फार्म पॉन्ड में चला जाए। ऐसी व्यवस्था बना रखी है आपने? हाँ, ऐसी बना। खेत को पहले तो ढालू बनाया जी, और ढालू बनाकर लगभग 5000 वर्ग मीटर में इन पौधों की लाइनों के बीच में ये प्लास्टिक बिछाया, ताकि जो है ना वो पानी बहकर फार्म पॉन्ड में चला जाए। वर्षा ऋतु के समय वो फार्म पॉन्ड पानी से पूरा भर जाता है, और उसी पानी से फिर इस जोजोबा के पौधों की सिंचाई होती है। उसी पानी से खेती, जो गेहूँ या बाजरा, मूंग मोट की खेती होती है जी। और जैविक विधि से खेती करते हैं। आपने बताया कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर लगती है। हाँ, उसका कारण ये है, क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारे यहाँ ये जो हवाएं चलती हैं वो ज़्यादातर पूर्व से या पश्चिम से चलती है। अच्छा, ये जो है ना पौधे नर और मादा दोनों प्रकार के पौधे हैं। 8 मादा की लाइन के बाद में एक लाइन जो है ना नर की लगानी पड़ती है। क्यों? परागण के लिए। अच्छा, तो एक छोड़ के एक भी तो कर सकते हैं? एक छोड़ के एक कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि परागण 8 लाइनों के बाद में एक लगाते हैं नर की लाइन, तो 4 लाइन इधर की, 4 लाइन उधर की। अच्छा, बीच में होती है वो? हाँ, उनका परागण उस नर के पौधों की लाइन से हो जाता है। अच्छा, और बीज केवल मादा पौधों पर ही लगता है, नर पे नहीं लगता? नर पर नहीं लगता, इसलिए वो परागण के लिए जरूरी है। तो ये एक लिंगी पौधा है, ये जोजोबा। और एक लिंगी पौधा होने के कारण इसमें दोनों प्रकार के पौधे लगाने पड़ते हैं जी। अब आप देख सकते हैं कि जो है ना ये लाइन मादा की आ जाएगी, ये वाली ये नर की लाइन है। अच्छा, और नर की लाइन के फ्लावर आप देख रहे हैं, ये है। ये जब फूलेंगे तो ये वाले, हाँ, ये फूलेंगे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ। इस नर की लाइन के इधर 4 लाइन है मादा की। अच्छा, इनमें अंतर करने का कोई है क्या आपके, मतलब अंतर कैसे करें कि ये नर है ये मादा है? पत्तों से कोई पता नहीं लगता है। जब फ्लावर आते हैं तब आपको पता लग जाता है। देखिए इसके फ्लावर देखिए अलग है। अच्छा, ये मैं तोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये जो नर के फ्लावर है, ये ना फ्लावर, हाँ ये फ्लावर है, और इसमें नहीं है। इसमें जो है ना ये अलग है। देखो ये रहा, ये मादा का फ्लावर ऐसा है। ये मादा का फ्लावर है। ये फ्लावर जो है ना बनने ही लगा है, ये फूल बनने ही लगा है। अच्छा, और दिसंबर जनवरी तक इनके फूल आते हैं, और फिर जो है ना इनमें बीज लगना प्रारंभ हो जाते हैं मादा पौधे, मादा पौधे जी। और
ये मई जून तक बीज तैयार हो जाते हैं। तो जून में इनको बीज को इकट्ठा कर लेते हैं अच्छा और फिर जो है ना बीज के ऊपर हल्का सा पतला सा छिलका होता है, वो छिलका उतार कर इसको मार्केट में बेच देते हैं। वर्ष में एक बार ही होता है? वर्ष में एक बार फल लगता है इनको। अच्छा तो ये लंबा समय लगता है। अच्छा अभी फ्लावरिंग इनकी सितंबर अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है। जी जी। दिसंबर जनवरी में इनका परागण होकर और फिर जो है ना इनके बीज बड़े होने लगते हैं। मई जून में बीज पक जाते हैं। फिर बीज इकट्ठा करके और इनका छिलका उतार कर फिर इसको बेचते हैं। अच्छा। और एक पौधे के करीब 2 किलो बीज लगते हैं पर पेड़? हाँ, मादा के? मादा के। अच्छा। और मैंने जैसे आपको बताया कि 1 हेक्टेयर में 1150 पौधे आते हैं। अच्छा। तो करीब 2.25 टन बीज इससे हो जाता है? इससे हो जाता है। इनका बाजार मूल्य है 400 से 500 रुपये प्रति किलो। तो इस हिसाब से जो है ना करीब 9-10 लाख रुपए की आमदनी मिल सकती है। ये साल भर का है ना पूरा प्रोसेस? साल भर। अच्छा अच्छा। इनको लगाने के बाद में कितने समय तक होता है ये प्रोसेस? ये 4-5 साल बाद इनके फ्लावरिंग चालू होती है। जैसे आपने इसका ट्रांसप्लांट किया? मैंने ये पौधा रोपण किया था 2017 में। 17 में किया। और 2022 में जो है ना इनके बीज लगना शुरू हो गए। जी। 22 और 23 दोनों में जो है ना बीज 22 में थोड़े लगे, 23 में थोड़े और ज़्यादा। हाँ, वो शुरुआत में थोड़े कम ही लगते हैं। जब ये 8-9 साल का हो जाता है तब जो है ना एक पौधे पर 2 से 3 किलो औसत जो है ना 2-2.5 किलो बीज एक पौधे पर लग जाता है। अच्छा। तो इस दृष्टि से और अच्छा इनका बाजार मूल्य है। तो 1 हेक्टेयर में करीब 9-10 लाख रुपए की आमदनी किसान को हो जाती है। अच्छा, 9 से 10 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है? एक हेक्टेयर में लगभग कितने? 8 बीघे बताया आपने? 8 बीघे। 8 बीघे में 1 हेक्टेयर का मतलब 8 बीघे होता है, 10,000 वर्ग मीटर। अच्छा। तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने बताया कि लगभग 5 साल बाद में ये बीज देना प्रारंभ करता है। हाँ। तो 5 साल के बाद जब से बीज देना स्टार्ट करता है, कब तक देता है उसके बाद में? इसकी आयु काफ़ी है, काफ़ी मिनिमम फिर भी 100 वर्ष इसकी आयु है। अच्छा, इसकी? हाँ, एक FD की तरह से जो है ना ये आप लगा दो और छोड़ दो, भूल जाओ। जनरेशन से जनरेशन तक जो है ना ये लाभ देता रहता है। और ये बहुत कम पानी लेता है। गर्मियों शुरू में गर्मियों में जो है ना ये हफ्ते में एक बार और सर्दियों में 15-20 दिन से एक बार। 15-20 दिन से एक बार? हाँ, सर्दियों में। और 4-5 साल बाद तो फिर बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। आप महीने 20 दिन में एक बार पानी दे दें जब बहुत ज़्यादा सूखा हो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है जो शुरुआती चरणों में तो इसको पानी देना पड़ेगा? हाँ, बाद में जब आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तब इसको पानी देना पड़ता है। अच्छा। वर्षा ऋतु में इसको पानी नहीं देना, वो आवश्यकता नहीं होती? वो आवश्यकता नहीं है। तो बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ ज़मीन में अच्छा ये विकसित हो जाता है जी। और इसको कोई भी पशु पक्षी खाता नहीं है जी। उम्र बहुत अधिक होती है और इसका सर्दी और गर्मी का इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ये देख रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी ये हरा भरा है, तो 12 महीने हरा भरा रहता है ये। अच्छा। गर्मियों में ही अगर 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दियों में -4-5 डिग्री तक जो है। अच्छा, जैसे कि आपने ये लगाया, तो अगर कोई इस वीडियो के माध्यम से इसको लगाना चाहिए, अच्छा, तो फिर वो मार्केट कहाँ ढूंढे? मार्केट जयपुर मैं जयपुर में बेचता हूँ, दिल्ली में भी है, उदयपुर में भी है, हर बड़े शहर में मार्केट है इसका। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये किस किस क्षेत्र में काम में आता है? इसके जोजोबा का जो है ना ऑयल निकलता है। हाँ। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की मशीन होती है, उस पर जो है ना इसका जो ऑयल निकलता है। जी जी। वो ऑयल जो है उसके कई उपयोग हैं। एक तो वो कॉस्मेटिक्स में काम आता है। जी। ये सौंदर्य प्रसाधन की जितनी चीज़ें बनती है जी, उसमें काम आता है ऑयल। और जो है ना इसका पेस्ट, बीज का जो पेस्ट है, अच्छा, वो ये चर्म रोगों के काम में भी आता है। बहुत प्रकार की जो है चर्म रोगों की दवाएं बनती हैं, दाद खाज खुजली, इनकी सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह इनकी दवाइयाँ बनती है। और इसकी ऑयल की विस्कोसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है,
तो ये हवाई जहाज में ATF में लुब्रिकेशन के काम में भी आता है ये वाला ये ऑयल। अच्छा। और जो पेस्ट बचती है उससे जो है ना ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए ये क्रीम पाउडर ये एक्सेट्रा ये सब है। तो जोजोबा का ऑयल जो है ना इतना अच्छा होता है शरीर के लिए जी। कि आप दूसरे तेल में अगर 5% भी मिला दे तो जो है ना आपकी चमड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई दांत खाज खुजली होगा नहीं, समय से पहले बाल नहीं झड़ेंगे जी, आप इंजे नहीं होंगे। और ये मतलब एक बहुत औषधीय पौधा है और कम पानी में और विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाता है, अच्छी आय किसान को देता है। तो इस फार्म की विशेषता ये है कि जहाँ पानी नहीं है यहाँ डार्क जोन है जी, भूमि का जल बिल्कुल है ही नहीं, तो जहाँ जल नहीं है, जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहाँ वर्षा जल संग्रहण करके और सौर ऊर्जा से हम ये बगीचा पौधा। थोड़ा बताएंगे कि आप किस प्रकार से करते हो इनको जल आपूर्ति? आप देखिए ये वर्षा जल संचय से ही इन पौधों की सिंचाई होती है जी। तो इस फार्म को पहले तो डालू बनाया और डालू बनाकर फिर ये फार्म बॉन्ड बनाया। एक कच्चा फार्म बॉन्ड है, इसमें प्लास्टिक बिछा रखी है हमने 500 माइक्रोन इसके। हाँ, और इधर से जो है ना करीब 15-20 लाइनों में हमने जो है ना इधर पौधों के बीच में प्लास्टिक बिछा रखी है ताकि जो वर्षा जल हो वो इधर वो बहकर जो है ना इसमें आ जाए। अच्छा। और वो इनलेट है, उस इनलेट से इसमें आ जाता है। इधर जो प्लास्टिक बिछा रखी है तो ढाल इधर ही है पूरा, और वो बहकर जो है ना इस इनलेट से अंदर चला जाता है। अच्छा। तो ये हाँ, तो ये गणना करके कि कितना पानी यहाँ हमारे यहाँ औसत वर्षा 450 मिलीमीटर होती है। अच्छा। तो 450 मिलीमीटर वर्षा से इसको भरने के लिए कितनी दूर में प्लास्टिक बिछानी होती है जी, उस हिसाब से मैंने 5000 वर्ग मीटर में प्लास्टिक बिछाकर इस फार्म बॉन्ड को वर्षा ऋतु में पूरा भरने की व्यवस्था कर रही जी। तो बालू रेत में भी ये फार्म बॉन्ड पूरा भर जाता है। और ये प्लास्टिक जो है ना पौधों की लाइनों के बीच में है, इसलिए जो है ना एक्स्ट्रा जगह भी नहीं घेरता और इन पौधों से जो है ना उत्पादन हो जाता है। तो इस तरह से वर्षा जल संग्रहण करके और सौर ऊर्जा के पैनल आप देख रहे हैं 16 लगे हुए हैं। तो इनसे जो है ना ये सिंचाई होती है। अंदर सबमर्सिबल मोटर है। अच्छा जी। सबमर्सिबल मोटर से वो आप देख रहे हैं होज जुड़ा हुआ है, वो यहाँ आता है फिल्टर में इस पर। हाँ, तो जब वो सौर ऊर्जा से मोटर चलती है तो वो पानी जो है ना पंप करता है, यहाँ फिल्टर होकर ये अंडरग्राउंड 2 इंच की लाइन जो है ना अंडरग्राउंड हो जाती है। ये खेत की पूरी लंबाई में जो है ना ये बिछी हुई है। बूंद बूंद सिंचाई वाली वाला, हाँ, बूंद बूंद सिंचाई के लिए ड्रिप लगाई हुई है। अच्छा। तो ड्रिप इरिगेशन से इनकी सिंचाई होती है। अब आप देखिए 2 ड्रिपर लगे हुए हैं, तो हर पौधे के पास जो है ना 2 ड्रिपर लगे हुए हैं। अच्छा। तो इस पूरे खेत की सिंचाई केवल एक साथ हो जाती है। ये 1400 जो पौधे लगे हुए हैं, 5 HP की मोटर है, जब चला देते हैं तो 2-3 घंटे में जो है ना पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है, इनमें पानी लग जाता है। तो इस तरह से इनकी सिंचाई की व्यवस्था है जी। मतलब कम पानी में बूंद बूंद सिंचाई विधि से हम सिंचाई करते हैं। और अगर आप एक प्रश्न हो रहा है मेरा, ये मृदा कौन सी प्रकार की है यहाँ पे? ये बालू रेत है। अच्छा, बालू है। बालू रेत। अच्छा, बालू में भी हो रहा है ये? बालू में हो रहा है, कम से कम उपजाऊ भूमि में हो जाता है। इसको कोई खाद पानी हम देते ही नहीं। अच्छा। कोई किसी प्रकार का गोबर का खाद कोई वो कुछ भी नहीं देते हैं। ये जीवामृत घोल भी हम नहीं देते हैं इसको। अच्छा। जीवामृत घोल जो बना रखा है, अच्छा, वो इसकी खेती आपने जो है ना रबी की फसल के लिए है जी। अच्छा, देने की आवश्यकता ही नहीं है या देते ही नहीं हो? आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, आवश्यकता ही नहीं। तो गेहूं की सिंचाई भी ड्रिप इरिगेशन से हो रही है जी जी। पूरे यानी कितने बीघा में है ये गेहूँ? ये 2 बीघा में। 2 बीघा में गेहूँ हुआ और पूरे को यानी ड्रिप सिंचाई से आप पानी पिला रहे हैं? हाँ। तो मतलब कम पानी में खेती कैसे की जा सकती है जी, उसका उदाहरण है। एक तरह से ये आत्मनिर्भर
खेत है, हाँ। यानी खेत का पानी खेत में संचय करके खेत में ही वापस यूज ले सकते हैं यानी खेत में पर्याप्त है ये पूरा। बिजली। सौर ऊर्जा की बिजली है जी। वर्षा जल है। हाँ हाँ। जैविक विधि से यानी आप जीवामृत घोल जाना और ये जीवन कीटाणुनाशक बना लेते हैं। ये नीम नीम आंकड़े धतूरा और यानी खींफ वगैरह के पत्ते से जो है कीटनाशक बनाकर प्राकृतिक आधार पर और जैविक विधि से ही सब कुछ होता है। यानी बाहर से एक चीज़ भी नहीं डाली। आत्मनिर्भर फार्म है। खेत का पानी खेत में, ग्रीन एनर्जी से सिंचाई और अच्छी फसल हो रही है। आप देख रहे हैं बालू रेत में भी जो है ना, आप देखेंगे तो ये रेत जो है ना, अभी तो ये बालू रेत बिल्कुल। अच्छा, यानी कि 1400 पेड़ बताए थे आपने, तो आपने कुल मिलाकर तो जोजोबा की 1400 है। हाँ। कुल मिला के 2000 पेड़ है। टोटल 2000 पेड़ है आपके पास। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? जोजोबा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हमने दी है, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपका इस फार्मिंग से संबंधित जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम उसका उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।